Hello everyone. As in the previous lecture, we have discussed the air condenser, in which the air was used as a cooling medium, and the different types of air cooled condensers was first one was the natural condenser type, natural convection, and the second was forced convection type. So in case of forced convection, we use a fan. In case of forced convection, वी यूज अ फैन. ठीक है, फोर्स्ड फैन क्या करते हैं, यूज करते हैं, फैन करते हैं, ब्लोअर करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं. बट इफ द कंडेंसर इज नेचुरल कंडेंसिंग टाइप, देन इन दैट केस वी आर नॉट यूजिंग एनी पंप और वी आर नॉट यूजिंग एनी फैन और ब्लोअर, ओके, टू ब्लो द एयर थ्रू द ओवर द ट्यूब्स. So now moving to the next type of condenser, and the next type of condenser is the water condenser, water cooled condenser, not water condenser, water cooled condenser. Water cooled condenser or liquid cooled condenser are those types of condenser in which liquid is used to condense the refrigerant vapors. Okay, so when we are going to discuss when we are discussing the water cooled condenser, so water cooled condensers are those condenser in which the cooling medium is water. Cooling medium is water. Okay, तो अगर आप वाटर को एक कूलिंग मीडियम की तरह यूज कर रहे हो तो वो आपके क्या हो जाएगा, वाटर कूल कंडेंसर हो जाएगा. सो वी आर डिस्कसिंग इन दिस इन डिटेल. सो इन दीज टाइप्स ऑफ कंडेंसर आर दोज कंडेंसर इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ कंडेंसिंग मीडियम. तो अगर आपका कंडेंसिंग मीडियम या कूलिंग मीडियम आपका वाटर है, देन द टाइप ऑफ कंडेंसर इज कॉल्ड वाटर कूल कंडेंसर. These condensers always preferred when an adequate supply of clear inexpensive water and means of water disposal are available. तो जनरली ऐसा नहीं है कि हम हर कहीं पे भी लगा देंगे इस टाइप के कंडेंसर को. इस टाइप के कंडेंसर को वहां यूज करते हैं जहां पर पहली रिक्वायरमेंट है कि क्लीन वाटर अवेलेबल होना चाहिए. क्लीन वाटर अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस, एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट cheap. Second requirement is disposal is also there. Disposal is also must be there. Disposal. ठीक है, तो क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी हो, वाटर का डिस्पोजल अगर प्रेजेंट है, तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ कंडेंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. These condenser are commonly used in commercial and industrial refrigerating unit. तो जो आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट, वहां हम इसको यूज करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स होते हैं. तो उसमें भी जनरली हम क्या करते हैं, ये वाटर कूल्ड कंडेंसर टाइप यूज करते हैं, वाटर कूल्ड कंडेंसर, क्योंकि वहां पर जो रिक्वायरमेंट होती है, हाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई वी यूज वाटर कूल्ड कंडेंसर इन दैट type of application, for that application. Okay, so these condensers are again, water cooled condensers are again classified into, first one again divided into, number one is tube in tube और double tube condenser. Okay, पहला जो टाइप का कंडेंसर आता है इसके अंदर वो है आपका ट्यूब इन ट्यूब और डबल कूल्ड कंडेंसर. पहले मैं इसका डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूं. देखो ये इसका डायग्राम है, ट्यूब इन ट्यूब और डबल ट्यूब. तो आप देख रहे हो कि ये आपका बीच वाली जो ट्यूब दिख रही है, ये बीच वाली पतली सी ट्यूब जा रही है, ये वाली मैं कलर से आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देता हूं. ये वाली जो ट्यूब है अंदर, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है. हेलो, यस सर. ये ट्यूब दिख रही है ना, अंदर जा रही है जो, जी सर. यस सर. ये आपकी, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, कूलिंग वाटर. अब बोलोगे सर ये आपका कूलिंग वाटर है, और दूसरा जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं जो कि कंप्रेसर से आ रही हैं, उनको हम यहां से सप्लाई कर देते हैं. यहां से आपकी रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ रही हैं इसमें, ये देखो इधर फ्लो हो रही हैं. ठीक है, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब को क्या लगाया गया है, फंसाया गया है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ट्यूब के अंदर आपकी दूसरी ट्यूब लगाई गई है इधर. और ये जो फ्लो हो रहा है, वो फ्लो कैसा हो रहा है, हाँ जी, काउंटर फ्लो हो रहा है. कैसा फ्लो है, काउंटर फ्लो. काउंटर फ्लो का मतलब है, आप देख रहे हो कि वाटर इधर जा रहा है तो उस टाइम पे रेफ्रिजरेंट इधर आ रहा है. इसमें देखो ये जो रेफ्रिजरेंट इधर जा रहा है, इसमें वाटर जो है कूलिंग इधर जा रहा है इस तरफ. ठीक है, मतलब अगर एक आपका जो लिक्विड इधर जा रहा है तो दूसरा आपका इस तरफ जाएगा. ये आपका काउंटर होता है, काउंटर फ्लो. और पैरेलल फ्लो में क्या होता है, दोनों एक ही तरफ जाते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद
हीट ट्रांसफर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो। अरे पढ़ा है सर, काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो, वो रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स फ्लो को काउंटर ही बोलते हैं, ठीक है जी सर, तो पढ़ा। ये आप, हाँ ये आपके होते हैं। तो इसमें आपको लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जो हॉट वेपर्स होती है उनको, उसको हम एक ट्यूब से पास करते हैं, जबकि जो दूसरा कूलिंग मीडियम होता है, जो कूलिंग वाटर आप यहाँ से फ्लो करोगे वो दूसरी वाली ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर कौन सा वाला जो है वाटर किस वाले में जाएगा और रेफ्रिजरेंट किस वाले में जाएगा? तो याद रखना, जिसमें स्पेस कम होता है, जिसमें स्पेस कम होता है, वॉल्यूम, वहां पर हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को सप्लाई करेंगे, उस वाले लिक्विड को सप्लाई करेंगे जिसका वॉल्यूम कम है। जैसे वाटर है तो वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, और जो लिक्विड स्टेट होगी उसका वॉल्यूम कम होता है, जबकि आपका रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फेस में है। वेपर का मतलब होता है एक तरीके से गैसियस फेस में है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। इसका वॉल्यूम कैसा होगा? ज्यादा होगा ना भाई, रेफ्रिजरेंट वेपर से उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। कूलिंग वाटर है वो लिक्विड है, उसका वॉल्यूम कम होगा। जी सर। इसलिए आप देख लो, ज्यादा वॉल्यूम में आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और कम वॉल्यूम के अंदर, पतली सी ट्यूब के अंदर आपका वाटर फ्लो कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो करते क्या है, इसमें एक ट्यूब के अंदर आपका वाटर सप्लाई किया जाता है, यहां से वाटर को हम सप्लाई करेंगे, ये वाटर यहाँ फ्लो होता रहेगा, इस तरीके से ट्यूब से अंदर पास हो रहेगा, और जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर्स है, हॉट रेफ्रिजरेंट, वो यहां से ऊपर से हम लोग भेजते हैं। अब बोलोगे कि सर ये ऊपर से क्यों भेज रहे हैं, नीचे से भी तो भेज सकते थे, क्यों? हाँ जी, पूछा, बोलो। यस सर। ये नीचे से भी तो जा सकता था। तो आपको पता है कि भाई यहां से भेजोगे तो जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट वेपर्स इस लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे, सॉरी इस वाटर के कांटेक्ट में आएंगे इनडायरेक्टली, तो होगा क्या, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, कंडेंस होना स्टार्ट होंगे ना, लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स बनती जाएंगी इसकी, और जैसे ही इसकी ड्रॉप बनेंगी तो ये लिक्विड में आएगा, और लिक्विड ऑटोमेटिकली क्या होगा, भारी हो जाएगा, तो वो नीचे आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? बोलो। लिक्विड है तो वो नीचे आने लगेगा कि नहीं लगेगा? जी सर। यस सर। और जब कूलिंग वाटर हम यहां से सप्लाई कर रहे हैं तो ये यहां जाएगा तो हीट लेता जाएगा, जब हीट लेता जाएगा तो ये धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा बहुत अपने इफेक्ट की वजह से ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो आपको पता है कि गर्म चीज जो होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी चीज नीचे बैठती जाती है, ऐसा पता है कि नहीं? तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, हाउ डू वी कि जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर्स है, ट्यूब इन ट्यूब कंडेंसर जो है काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये यहां से आया, हॉट वेपर्स आई, इसके कांटेक्ट में आएंगी तो ये कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस होने के बाद क्या होगा, वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होंगी तो जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर के आने के बाद, वो यहां से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको हम कंडेंसेट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये कंडेंस होने वाला लिक्विड है, कंडेंस होने के बाद मिला है। इसको हम फिर कहां भेज देते हैं, या तो आप डायरेक्ट रिसीवर के अंदर भेजते हो या एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर भेजते हो। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर रिसीवर कहां लगा होता है, ठीक है, रिसीवर कहां लगा होता है? तो जो आपका कंडेंसर है, जिसे आपका कंडेंसर है, उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस होती है, तो इन दोनों के बीच में हम एक डिवाइस लगा देते हैं जिसका नाम है रिसीवर, ठीक है। उसका नाम क्या है, रिसीवर लगा देते हैं। तो एक तरीके से वो कलेक्ट करता जाता है आपका रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। तो जो मैंने बताया किस तरीके से काम करता है, आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा डायग्राम, आपको डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। चलिए, अब जो मैंने बोला है बस वही लिखा होगा इसके अंदर, थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि लिखना भी पता है कि कुछ कंटेंट भी होना चाहिए हमारे पास कि सर क्या लिखे हैं। तो दीज कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ ए वाटर ट्यूब, इसमें वाटर ट्यूब होती है, इनसाइड ए लार्ज रेफ्रिजरेटिंग ट्यूब। तो आपको पता है कि जो रेफ्रिजरेटिंग ट्यूब होती है वो बड़ी होती है, और वाटर ट्यूब पतली होती है, जो उस लार्ज रेफ्रिजरेंट के अंदर आ जाती है। इसका नाम ट्यूब इन ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब जाएगी, या डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डबल का मतलब होता है दो, तो दो ट्यूब है इस कंडेंसर में। द हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर्स द टॉप वाइल द कूलिंग वाटर एंटर्स फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। जो आपकी रेफ्रिजरेंट वेपर्स है वो ऊपर से जा रही है, और जो कूलिंग वाटर है वो नीचे से जा रहा है, ठीक है। द कूलिंग वाटर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, जो भी रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट से आपका कूलिंग वाटर क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑफ द हीट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब बाई द एटमॉस्फेरिक एयर बाई द नेचुरल कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ द ट्यूब्स आर एक्सपोज टू एन एम्बियंट एयर। तो होता यह भी है कि जो आपकी ट्यूब है, कुछ उसका कुछ पोर्शन जो है आप देखोगे यहाँ पर,
आपका कुछ पोर्शन जो है ट्यूब का वो एटमॉस्फेयर में है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर कांटेक्ट में है कि नहीं, तो कुछ एटमॉस्फेयर से एयर भी ये ट्यूब आपकी कंडेंस कर लेंगे। एटमॉस्फेयर से हीट को ये जो ट्यूब है वाटर जा रहा है, इस वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज यहां पर हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कोल्ड वाटर फ्लोज इन द इनर ट्यूब। तो आपकी जो अंदर वाली ट्यूब है इसके अंदर आपका कोल्ड वाटर फ्लो करता है। द कंडेंसर मे बी काउंटर फ्लो टाइप और पैरेलल फ्लो टाइप सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो जो आपका फ्लो होता है, फ्लो की डायरेक्शन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इट इज पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो। अगर आपका रेफ्रिजरेंट और वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आपका पैरेलल फ्लो हो जाएगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, काउंटर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, डायग्राम अच्छे से बनाना, थोड़ा सा वर्किंग इसकी समझा देना कि क्या क्या कंपोनेंट इसमें होते हैं। रेफ्रिजरेंट जो आपका टॉप से एंटर करता है, रेफ्रिजरेंट वेपर्स टॉप से एंटर करती हैं, और जो आपका कूलिंग वाटर है वो बॉटम से एंटर करता है। जैसे जैसे आपका कूलिंग वाटर जाता है तो वो जो रेफ्रिजरेंट वेपर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हीट वहां से ले लेता है और उसको क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो फाइनली हम जो कंडेंसेट होता है वो कंडेंसेट हम नीचे से कलेक्ट कर लेते हैं, कंडेंसर के नीचे से, और जो आपका रेफ्रिजरेंट है, हॉट टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, सो नॉट रेफ्रिजरेंट, जो आपको वाटर है वो गर्म हो जाएगा और उसको हम फिर गर्म करने के साथ भेज देते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसर इज वाटर कूल्ड कंडेंसर इज द सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर, तो सेल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक ड्रम समझ लो। सेल का मतलब क्या होता है, एक ड्रम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिलेंड्रिकल होता ना, हाँ सिलेंड्रिकल हुआ ना उसे, हाँ बिल्कुल, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है आपका। ठीक है, शेल एक तरीके से सिलेंड्रिकल ड्रम है और उसके अंदर कॉइल्स जा रही होती है। मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कैसा होता है, तो सीधा इसके डायग्राम पे चलते हैं और किस तरीके से काम करता है मैं वहीं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको साइज थोड़ा सा कम करना है, थोड़ी देर के लिए इसको साइज अब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना अब? जी सर। हाँ, तो देखो इसमें होता ये है कि ये आपका शेल है, ये बाहर वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला दिस, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बाहर एक ड्रम सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपका शेल हो जाएगा। ठीक है, शेल है ना सर ये? हाँ, ये शेल है, एक तरीके से ड्रम ही है। और ये जो आपकी देख रहे हो ये वाले, ये ट्यूब जा रही है आपके पास, ये आपकी ट्यूब जा रही है, ये वाली जो कंटिन्यूस फ्लो में जा रही है सर। हाँ, इस तरीके से गोल गोल घूमती हुई जा रही है, ये आपकी स्पाइरल टाइप की, एक तरीके से ये आपकी स्पाइरल ट्यूब्स हैं, है ना, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। हाँ सर, जिस तरह से हम स्पाइरल वाइंडिंग कराते हैं ना, जैसे हाँ, मतलब कॉपी वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी स्ट्रिप इसमें स्पाइरल्स इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो आपका कंडेंसर है, ये जो कंडेंसर है, कौन से टाइप का कंडेंसर है, क्या नाम है इसका, कॉइल, शेल एंड कॉइल। तो ये आपकी शेल होती है और इसमें कॉइल होती है। तो हम करते क्या है, जनरली इसको 15 TR कैपेसिटी तक यूज करते हैं। कितने कैपेसिटी तक, व्हाट इज द कैपेसिटी, बोलो जल्दी बोलो। कूलिंग कैपेसिटी? हाँ भैया, आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा उसकी कूलिंग कैपेसिटी होगी कि नहीं? जी होगी सर। हाँ, फिर रेफ्रिजरेटर का जो टन है, रेफ्रिजरेटर में एसी का जो टनेज होते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, नहीं सुना क्या? सुना है सर। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं होता है, TR बोला नहीं था मैंने, आप लोगों को बताया था। हाँ जो, हाँ TR कैपेसिटी, हाँ, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, वही है ये। ठीक है, और 1 TR किसके बराबर होता है, 1 TR किसके बराबर होता है, कितने किलोवाट के बराबर होता है, व्हाट इज द वैल्यू, जल्दी बताओ। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है, भूल गए ना, 3.5167 किलोवाट।
याद रख लो, ऐसे काम नहीं चलेगा, पूछा जाता है एग्जाम में। सर कितना 3.51 हाँ 3.517 किलोवाट, 7 3.5 तो याद किलोवाट। रखना यस है। सर, जी सर। 3.5 तो लगभग याद रखना चाहिए। हाँ, अब देखो होता क्या है, जो आपका कूलिंग वाटर है, ठीक है, जो कूलिंग वाटर है उस कूलिंग वाटर को हम नीचे से सप्लाई करते हैं इस कूलिंग कॉइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पंप लगी होगी तभी ये फ्लो कर पाएगा, तो कूलिंग वाटर आपका यहाँ जाएगा, तो इस पंप के थ्रू इस कॉइल को हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका कूलिंग वाटर इस तरीके से सप्लाई करता रहता है, प्रेशराइज्ड कूलिंग वाटर यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद आपका नीचे आ जाएगा, कूलिंग वाटर आउट हो जाएगा। अब होगा क्या कि जो आपका रेफ्रिजरेंट है, हॉट रेफ्रिजरेंट है या रेफ्रिजरेंट वेपर्स है, उसको हम टॉप से गिराएंगे, तो वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स इस तरीके से आएंगे और इस ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। साथ के साथ क्या होता है, ये जो कॉइल्स है ना, इस कॉइल्स पर फिल्म भी लगी होती है। ये देखो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, शायद ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली देखो, ये आपकी फिल्म लगा दी, ये हमने फिन्स लगा दी है। फिन से क्या होगा, हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफर एरिया विल इंक्रीज। जब ये आपका हीट ट्रांसफर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट को कंडेंस कर सकते हैं बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी से। अब होगा क्या कि जैसे ही आपका हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं, ये ऊपर से आएंगे तो ये ट्यूब से कांटेक्ट में आएंगे, फिन्स के कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे इनके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी हीट को इसको दे देंगी। तो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो वाटर क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर्स है वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। प्रिंसिपल वही है कि हीट को रिलीज करना, जैसे ये हीट रिलीज करेंगे ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने के बाद क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट वेपर्स नीचे कलेक्ट होने लगेंगी, इसमें ड्रम के नीचे वाले पोर्शन में क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होकर के कलेक्टेड हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेट बोल रहे हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसेट, ठीक है, क्योंकि ये कंडेंस होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हुआ या रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस फिन्ड कंडेंसर कॉइल है, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस फिन्ड मतलब इसमें फिन्स लगी हुई हैं, और ये आपकी कंडेंसर ट्यूब कॉइल्स हैं, ये आपकी शेल है, और ये आपका कंडेंसेट है जो कंडेंस होने के बाद हमें मिला है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हम क्या करेंगे, कंडेंसर जो होगा जैसे ये कंडेंस हो जाएगा, तो कंडेंस होने के बाद आपको जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको हम क्या कर देंगे, आपको आउट कर देंगे। आउट मतलब कहां पर भेज देंगे आपको, ये तो या तो एक्सपेंशन डिवाइस में भेज देंगे या रिसीवर के अंदर भेज देंगे, कहीं दोनों में से किसी एक जगह भेज देंगे, ठीक है। ओके, दिस इज द वे हाउ योर कॉइल टाइप कंडेंसर वर्क, ठीक। चलिए तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज a shell and coil condenser consists of one or more water coil enclosed in a welded steel cell। तो welded steel cell के अंदर या तो एक कॉइल को कर दिया जाता है या एक साथ दो कॉइल्स को हम स्पाइरल कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। बोथ द फिन्ड एंड बेयर कॉइल टाइप आर अवेलेबल। फिन्ड मतलब या तो कॉइल के पास, कॉइल के ऊपर आप फिन लगा सकते हो, और बिना फिन वाले भी जो कंडेंसर है हम मार्केट्स में अवेलेबल है, ठीक है। यू कैन हैव बोथ फिन टाइप एंड विदाउट फिन टाइप। These condenser may be either vertical or horizontal, ये आपके vertical भी हो सकते हैं, horizontal भी हो सकते हैं। In vertical type, the hot refrigerant vapors entered at the top of the shell and the condensate vapor condensate to the bottom of the cell। तो ऊपर से वेपर आएंगी और नीचे से आपका कंडेंसेट निकलेगा, ठीक है। These condensers are counter flow type। counter flow मतलब एक ऊपर से फ्लो होगा तो एक डाउन से फ्लो होगा, एक ऊपर से नीचे आएगा तो दूसरा नीचे से ऊपर जाएगा। The coiling tubes are free to expand and contract with temperature change। आप लोगों को पता है कि भाई कॉइल्स हैं, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे ही टेम्परेचर होगा, आपको पता है मटेरियल जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ओके, इसके बाद तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो आपकी कॉइल्स फ्रीली, हमने इसको बांध के नहीं रखा हुआ, तो ये फ्रीली आपकी एक्सपेंड हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। सिंस द वाटर कॉइल्स आर एनक्लोज इन अ वेल्डेड शेल, सो द क्लीनिंग ऑफ द ट्यूब्स, क्लीनिंग ऑफ दीज कॉइल्स इज नॉट पॉसिबल मैकेनिकली। तो मैकेनिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन ट्यूब्स को क्या करें, क्लीन कर दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दूसरा अरेंजमेंट किया जाता है जिससे हम उन कॉइल्स को क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि आपको बाहर शेल लगा हुआ है, अंदर कॉइल्स हैं, तो उनकी क्लीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो मैकेनिकली उनको क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम नॉन मैकेनिकल मेथड्स यूज करते हैं। हो सकता है कि हॉट एयर या हाई प्रेशराइज्ड एयर को सप्लाई कर देंगे, या हो सकता है कि उसके अंदर
वाटर के अंदर कुछ ऐसा रिजनरेटेड कुछ ऐसा कंपोनेंट डाल देंगे जिस तरीके से कि वो रिएक्शन करके जो बाहर गंदगी होती है ट्यूब्स की उनको इजीली साफ कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These coils are hence therefore cleaned chemically, तो केमिकली हम इसको क्लीन करते हैं। These condenser are used up to 15 टन ऑफ कैपेसिटी। तो याद रखना है जो मैंने बताया, दो कुछ पॉइंट से लिख देना। ऊपर से रेफ्रिजरेंट वेपर्स आती हैं, ये रेफ्रिजरेंट वेपर जैसे ही कॉइल के कांटेक्ट में आएंगी तो ये कंडेंस हो जाती हैं, और जो कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट है उसको हम बॉटम से कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे भेज देते हैं, या तो रिसीवर को या थ्रॉटलिंग डिवाइस को या कैपिलरी ट्यूब को हम लोग आगे सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप का कंडेंसर देख लेते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसर इज द सेल एंड ट्यूब टाइप। सेल एंड ट्यूब, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। सेल से मतलब क्या है, ड्रम आपका रहेगा, सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप का रहता है, और ट्यूब से मतलब है आपके पास ट्यूब्स अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है चलिए देख लेते हैं। इसका डायग्राम मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं। ये आपका डायग्राम है शेल एंड ट्यूब का। ठीक है, चलिए तो ये आपकी शेल है, ये आपका शेल है, इस तरीके से बाहर ये वाली शेल देख रहे हो, और ये बीच में ट्यूब्स जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी ट्यूब्स हैं। अब ये काम कैसे करता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर्स है, हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर्स है, वो ऊपर से सप्लाई करते हैं हम यहां से, और जो आपका कूलिंग वाटर है, ये बेफल प्लेट लगी होती है जो क्या करती है, आधे आधे पोर्शन को सेपरेट कर देती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेफल प्लेट। इस बेफल प्लेट के नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसमें वाटर लेफ्ट से राइट फ्लो होगा, लेफ्ट से राइट, और इसके ऊपर वाले पोर्शन में राइट टू लेफ्ट फ्लो होगा। ठीक है, ट्यूब्स के अंदर। और मैंने बताया था जिसका वॉल्यूम कम होता है वो कम वॉल्यूम में फ्लो करेगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वो ज्यादा वाले में फ्लो करेगा। तो जो आपका कूलिंग वाटर है, उस कूलिंग वाटर को हम क्या करते हैं, शेल में सॉरी इन कॉइल्स में सप्लाई करते हैं। ये कॉइल्स के अंदर, ये जो नॉट कॉइल्स, ट्यूब्स के अंदर सप्लाई करते हैं। जो आपका कूलिंग वाटर है पहले बेफल प्लेट के नीचे वाले पोर्शन में लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये घूम के आएगा और ट्यूब्स के अंदर, और आने के बाद ये दोबारा से यहाँ पर जो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद आपका कूलिंग वाटर आउट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स के साथ क्या होगा। तो ये रेफ्रिजरेंट वेपर्स आपके ऊपर से आएंगी, जैसे ये रेफ्रिजरेंट वेपर्स इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएंगी, आपके वाटर ट्यूब के कांटेक्ट, तो ये ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, और नीचे आएंगे और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से जो आपका कंडेंसेट है, कंडेंसर ट्यूब आप लोग देख रहे हो ये वाली, तो जैसे जैसे आपका स्टीम जो है या रेफ्रिजरेंट वेपर्स नीचे आती जाएंगे तो वो नीचे यहाँ आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाद में हम क्या करेंगे, या तो रिसीवर को भेज देंगे, या आपकी एक्सपेंशन डिवाइस को भेज देंगे, या कैपिलरी ट्यूब को भेज देते हैं, या फिर एक्सपेंशन डिवाइस को हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं, सप्लाई कर देंगे। और सप्लाई करने के बाद ही क्या होगा, सप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, उसको आगे मतलब आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे हाउ डज योर सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर इज वर्किंग। देखो काम कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो, लेकिन वर्क सेम होना चाहिए कि कंडेंस करना है। अवर मेन एम इज टू कंडेंस द वेपर्स। अभी आप देखो किस मीडियम से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कैसा अरेंजमेंट आप लोगों ने बना रखा है। अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सबका एम एक ही है कि कंडेंस करना है वेपर्स को। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है ये वाला कंडेंसर। यस सर। ठीक है, यहाँ से कूलिंग वाटर जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा। अब इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, कुछ देख लो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जितना इसमें लिखा है उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं। चलिए वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन। फर्स्ट इज दिस कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल सेल कंसिस्टिंग ए नंबर ऑफ स्ट्रेट वाटर ट्यूब्स। ठीक है, सेल होता है बाहर और अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। दीज ट्यूब्स आर एक्सपेंडेड इनटू द ग्रुप्स इन द ट्यूब शीट गोज टू फॉर्म अ वेपर टाइट फिट। तो मतलब आप देख ले हो, जो आपका शेल है, ये जो शेल दिख रहा है ट्यूब, ये जो आपकी ट्यूब है ना, ये वाली, ये यहां पर फिट रहती है एक तरीके से। ये जो शेल होता है, इस सेल के अंदर ये जो दिख रहे हो ना, तो ये वेपर टाइट हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, शेल के अंदर अच्छे से फिट हो जाती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। The next point is the tube sheets are welded to the shell at both the ends. That intermediate support are provided in the shell to avoid the bending of the tube. तो इसमें ये होता है कि आपने देखा था कि ये आपका शेल है,
इसके बीच में आपने ट्यूब लगाई है, तो इन ट्यूब्स को हम क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेल्ड कर देते हैं। साथ के साथ बीच में अब होगा क्या कि जब यहाँ से वाटर फ्लो होगा तो ये बेंड भी हो सकती हैं, ये क्या हो सकती है आपकी, इस तरीके से बेंड हो सकती है, हल्की सी बेंड हो सकती है, इस तरीके से बेंड हो जाएंगी। तो थोड़ी सी हम बीच में सपोर्ट भी लगा देते हैं जिससे कि आपकी ट्यूब्स बेंड ना हो, ठीक है। द रिमूवल वाटर ट्यूब बॉक्स आर वेल्डेड टू द ट्यूब शीट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द कंडेंसर, ठीक है। तो एक तरीके से एक वाटर बॉक्स होता है, रिमूवेबल वाटर बॉक्स, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर लगाया कि नहीं, वो लगाया वाटर बॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, साइड में देखो दिख रहा है सर, ये वाला वाटर बॉक्स है, ये वाला, ठीक है। Yes, तो इस sir, वाटर दिख बॉक्स गया। को हम रिमूव करेंगे तो बाद में हम इन ट्यूब्स को क्लीन कर सकते हैं। तो एक रिमूवेबल वाटर बॉक्स भी हम इसको यूज करते हैं जिससे कि आपकी क्लीनिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट प्रोवाइड, द कंडेंसर ट्यूब्स मेड ईदर फ्रॉम द स्टील और कॉपर विद और विदाउट फिन। तो इसमें भी जो ट्यूब्स लगी होती हैं वो विद और विदाउट फिन हो सकती हैं, साथ के साथ ये स्टील की भी हो सकती है या कॉपर की हो सकती है। मैंने बताया था कि कब स्टील की यूज करते हैं, कब कॉपर की यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम कॉपर की यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास रेफ्रिजरेंट अमोनिया होता है तो उस वाले केस में हम स्टील की रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ Yes, sir. कंडेंसर द वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर्स एट द टॉप ऑफ द सेल एंड कंडेंसेट which condenser what it contact with the water tubes and condensate ये आएगा कंडेंस एंड कंडेंसेस, ठीक है। तो ये आपका वेट नहीं होगा, वैन होगा, WHEN, जी, ठीक है। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं कांटेक्ट में आएंगी, ट्यूब की शेल से जाएंगी और जैसे ही इसको ये क्या करेंगी, कंडेंस हो जाएंगी, कब, व्हेन इट कांटेक्ट विद द वाटर ट्यूब। तो जैसे ही ये वाटर ट्यूब से कांटेक्ट में आएंगी तो कंडेंस हो जाएंगी। तो जो कंडेंस्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो ड्रॉप्स टू द बॉटम ऑफ द सेल विच वर्क्स एज अ रिसीवर। तो जो आपका बॉटम है वो एक तरीके से रिसीवर का काम करता है, ठीक है, दैट वर्क्स एज अ रिसीवर। मतलब एक तरीके से रिसीवर कुछ नहीं है, एक कलेक्टर होता है जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स को कलेक्ट कर, रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कलेक्ट करता रहता है, ठीक है। वाटर ट्यूब्स इन कांटेक्ट विद द वाटर ट्यूब्स टॉप द शेल, ये भी हो गया। ए रिसीवर ऑफ एन एक्स्ट्रा कैपेसिटी इज ऑल्सो एडेड इन द केस ऑफ द पंप down facility as a ice plant, cold storage in some condenser, extra rows of water tubes are provided at the lower end of the condenser for subcooling of the liquid। मतलब ये भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि अगर हमें ज्यादा बड़ा रिसीवर चाहिए तो हम अलग से रिसीवर लगा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आइस प्लांट होते हैं हमारे पास, बोलो आइस प्लांट देखे हैं कि नहीं, कोल्ड स्टोरेज देखे हैं, तो उसमें नीचे बहुत बड़ा एक वो बना होता है, पॉन्ड बना होता है ना। तो यहाँ पे कलेक्शन के लिए हम कुछ चीजें यूज कर लेते हैं। अगर आपका रिसीवर छोटा है तो कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट भी हम लोग कर लेते हैं जिससे कि आपका रेफ्रिजरेंट जो है एक और ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका हो गया शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर कूल कंडेंसर इज द evaporative type condenser. This condenser we will discuss in the next class. Evaporative type condenser, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ, हेलो। तो ये आपका वाटर कूल कंडेंसर खत्म हो गया है। अब एक तरीके का आपका एवेपोरेटिव कंडेंसर रह गया, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका कंडेंसर लगभग खत्म हो जाएगा।